तो हम शुरू करते हैं अपनी डीआरए ट्रेनिंग का पहला मॉड्यूल। सबसे हम पहले बात करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक की, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी, यानी कि जो हमारी स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केटिंग को जो रेगुलेट करता है उसे कहते हैं सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है IRDAI। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो इंश्योरेंस कैटेगरी में भी चलती हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज IRDAI। और पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज PFRDA। हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो आरबीआई पे रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई को सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल बैंक किसको कहा जाता है या एपेक्स बैंक किसको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का ही ये अलग नाम है, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब बना था? तो आरबीआई एक्ट यानी कि आरबीआई एक्ट अधिनियम जो बना था वो 1934 में बना था। और इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। सबसे पहले जब आरबीआई बना था, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जो अभी कैलकाटा है। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद जब ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ले लिया था, तो वहां से 1937 में इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। और तब से लेकर अब तक आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। अब चलते हैं आरबीआई के फंक्शंस पे। देखो, आरबीआई बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये सरकार का बैंक है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सरकार का बैंक किसे कहा जाता है, तो वो भी आरबीआई, आरबीआई को ही सरकार का बैंक कहा जाता है। मेरे क्या आप जैसे रेगुलर इंडिविजुअल कस्टमर आरबीआई में नहीं जा सकते, हम आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, हम आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आरबीआई बेसिकली सरकार का बैंक है और इसके जो मेनली फंक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है, रेगुलेशन और मॉनिटरिंग करना इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, फॉरेन एक्सचेंज का रिकॉर्ड रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिकॉर्ड रखना। और सरकार का बैंक भी है ये, चाहे वो सेंट्रल हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। करेंसी मैनेजमेंट करना, बैंकिंग पॉलिसीज डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब बैंक क्या है? बैंक शब्द को अगर आपसे से पूछा जाए कि बैंक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की बात करूं, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। तो ऐसी कोई भी संस्था जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और लोगों को बदले में लोन भी देती है, जिन लोगों को इन पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, उसको हम बैंक कहेंगे एज पर सेक्शन 5B। एक और डेफिनेशन भी है बैंक की, वो क्या है? सेक्शन 5C में कहा गया है कि जो भी कंपनी भारत के अंदर बैंकिंग का बिजनेस करेगी, दैट इज बैंक। तो सेक्शन 5C में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक मतलब बैंकों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया हमारे इंडिया के अंदर। देखो, 2 पार्ट होते हैं, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो हमारे आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। तो अगर कभी आपसे पूछता है, अगर अक्सर पूछा जाता है कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं पेपर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है, उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे। कई बार क्वेश्चन इसका उल्टा होकर आ जाता है कि बताइए नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं, यानी कि गैर अनुसूचित बैंक कौन से हैं। तब आपको पता होना चाहिए ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, उन्हें हम नॉन शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। कमर्शियल बैंक्स हो गया, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया। इनका मेन मोटिव जो होता है, ये जो बैंक मेनली काम करते हैं वो काम करते हैं प्रॉफिट के लिए। इनका काम होता है लोगों से लोन देके ज्यादा से ज्यादा उनसे इंटरेस्ट लेके प्रॉफिट कमाना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना। कितने तरीके के कमर्शियल बैंक्स हैं? तो पब्लिक सेक्टर का बैंक, पब्लिक सेक्टर का बैंक उसे उस बैंक को कहेंगे जहां पे सरकार का शेयर 51% या उससे ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर कंप्लीटली प्राइवेट पर्सन के या प्राइवेट कंपनी के नाम पर होता है, उसमें सरकार का कोई शेयर नहीं होता। फॉरेन बैंक की बात करूंगी तो ऐसे बैंक जो भारत से बाहर बने, विदेशों में बने, लेकिन आरबीआई से लाइसेंस लेके वो हमारे इंडिया के अंदर भी काम कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं।
रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, आरआरबी जिनको होते हैं, ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं, लोगों की मदद के लिए खोले जाते हैं, और ये बहुत कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये अकेले कोई संस्था नहीं होती, बल्कि इसमें 3 लोगों के शेयर होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, केंद्र सरकार का, जो कि 50% होता है। फिर होता है राज्य सरकार का, जो कि 15% होता है। और फिर होता है स्पॉन्सरिंग बैंक, यानी कि प्रायोजक बैंक, जो कि और सपोर्ट करता है इनको, वो 35% होता है। रीजनल रूरल बैंक के अंदर आपको ये परसेंटेज जरूर ध्यान रखनी है और इसी सीक्वेंस में रखनी है, ताकि जिस सीक्वेंस में आपसे पूछी जाए आप उसमें आंसर कर पाओ पेपर के अंदर। दूसरा इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या स्पॉन्सरिंग बैंक प्राइवेट भी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, स्पॉन्सरिंग बैंक सिर्फ एक गवर्नमेंट बैंक ही होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स में। स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो बेसिकली एमएसएमईज को लोन देते हैं जनरली। ठीक है। इनको एक अपना प्रायोरिटी सेक्टर सिलेक्ट करना होता है। मतलब जब ये आरबीआई के पास लाइसेंस के लिए जाते हैं तो इनको बताना होता है कि ये किस मेन कैटेगरी में सबसे ज्यादा फंडिंग करेंगे, कौन सा इनका प्रायोरिटी सेक्टर होगा, और उस बेस पे इनको फिर वो लाइसेंस मिल जाता है। मतलब उस कैटेगरी में जिसमें ये लोन देना चाहते हैं, उस कैटेगरी में उस एरिया के अंदर डिमांड है या नहीं, मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं, इन चीजों को उसके अंदर देखा जाता है। तो इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या होता है, 75% जो लोन होते हैं, मतलब कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर बनेगा तो उसको अपने 75% जो लोन होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में देने होते हैं। और उसके अलावा इनके 50% लोन अप टू 25 लाख, यानी कि 25 लाख तक ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तभी हम उसको स्मॉल बैंक की कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट्स बैंक में क्या होता है, इसमें लिमिटेड परमिशन होती है। पर कस्टमर जो लिमिट होती है महीने की, वो 2 लाख रुपए होती है। 2 लाख ही हम डाल सकते हैं, 2 लाख ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इसका कोई कहीं हेड ऑफिस नहीं होता है पर्टिकुलरली, ये ऑनलाइन फोन से ऑपरेट होते हैं। जैसे आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, वोडाफोन पैसा हो गया, जियो मनी हो गया, ये आपके पेमेंट्स बैंक है। इससे ना तो आप लोन ले सकते हो, ना ही इससे आप कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। और महीने की जो भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप इसके अंदर अप टू 2 लाख कर सकते हो, यानी कि 2 लाख रुपए तक की कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा एक सेकंड कैटेगरी आ जाती है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक जो बिल्कुल ही ग्रामीण स्तर पर खोले जाते हैं, बिल्कुल ही ठेठ जो गांव होते हैं जहाँ पे ज्यादा बैंकों की पहुंच नहीं होती है, ऐसी जगह पे खोले जाते हैं। एट प्रेजेंट भारत के अंदर 2 ही लोकल एरिया के बैंक हैं। ठीक है। मैक्सिमम लोकल एरिया के बैंक 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अलाउड होते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि अगर बिहार के अंदर कोई मतलब लोकल एरिया का बैंक खोला गया तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो बिहार की ही गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई लोकल एरिया का बैंक अगर खोला जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो उसका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास होगा। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल स्टेट में है, और अगर वो स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस में दिक्कत आएगी। राजस्थान की सरकार के हिसाब से अलग काम होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के हिसाब से अलग काम होगा, और बिहार की सरकार के हिसाब से अलग काम होगा। तो इससे बैंक के आपस में कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इनको जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो केंद्र सरकार के पास कराना होता है। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस के मोटो पे काम करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आया कि बताइए कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई और नाबार्ड करता है। मैनेज बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड नाबार्ड। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक की बात करूं तो बैंकों के 3 मेजर काम होते हैं, जिसमें पहला काम है एक्सेप्ट करना डिमांड और टर्म डिपॉजिट, यानी कि मेरा पैसा है मैं जमा करना चाहती हूँ बैंक में तो मैं कर सकती हूँ और बैंक को लेना पड़ेगा अगर वो बैंक है तो। दूसरा, मेरे को अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो बैंक को वो भी करना पड़ेगा। तीसरा है लोन टू पीपल, मतलब अगर किसी को जरूरत है और वो बैंक के पास जा रहा है और वो एलिजिबल है हर चीज पे जो उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तो उसको उसमें लोन दिया जाए। तो ये 3 फंक्शन जो होते हैं ये ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं, मेन काम होते हैं किसी भी बैंक के।
जो उसको करने होते हैं। बाकी अदर मिसलेनियस वर्क में और भी बहुत सारे काम होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गया, लेटर ऑफ ग्रांट गारंटीज देना, ठीक है, कलेक्शन ऑफ चेक्स करना गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट बिजनेसेस में इन्वॉल्व होना, इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होना, ये सारे मिसलेनियस काम में आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर बैंक के। उसके बाद आ जाता है बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में इससे आएंगे ही आएंगे आपके पास, तो इसको आपको पता होना चाहिए। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो तो मेजर रिलेशन है कि इनमें से अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी अनहाइलाइटेड भी आप थोड़ा पढ़ के जाएं, लेकिन जो हाईलाइटेड है उसको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैंक में खाता खोलने की, तो जब हम कोई खाता खोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो मैं पैसा जमा करूंगी वो मैं अपना करूंगी, यानी कि मैं कौन हूं, मैं क्रेडिटर हूँ, मैं लेनदार हूँ। मेरे को वो जब पैसे की जरूरत होगी मैं उस पैसे को निकाल सकती हूँ। और बैंक क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, बैंक हो जाएगा डेटर यानी कि देनदार, क्योंकि वो मेरा पैसा है और जब मैं बैंक से मांगूंगी तो बैंक को देना पड़ेगा। वहीं इसका उल्टा कर दें, अगर हम लोन ले लेते हैं बैंक से, तो लोन की सिचुएशन में पैसा किसका है, बैंक का है, तो ऑब्वियस सी बात है लेनदार कौन हुआ, बैंक, यानी कि क्रेडिटर बैंक हुआ। और क्योंकि मैंने बैंक से पैसा उधार लिया है तो मुझे वो पैसा लौटाना है, तो मैं डेटर हो जाऊंगी यहाँ पे, यानी कि देनदार हो जाऊंगी। लॉकर की कैटेगरी क्या होती है, आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, या कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है, आप लोग घर में नहीं रहते हो, जॉब करते हो, ठीक है, घर आपका बंद रहता है, आपको लगता है आपका घर में सामान सेफ नहीं है, तो आप बैंक से एक बड़ी बेसिक से एनुअल फीस के बेस पे एक लॉकर फैसिलिटी ले सकते हो। उस लॉकर फैसिलिटी में आप अपनी ज्वेलरीज को रखवा सकते हो। तो जब कोई लॉकर फैसिलिटी लेता है बैंक से, तो उस सिचुएशन में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा मकान मालिक यानी कि लेसर, और कस्टमर होगा लेसी यानी कि किराएदार। वहीं आ जाती है सेफ कस्टडी। अब लॉकर और सेफ कस्टडी में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। अगर आपने लॉकर में कोई चीज रखवाई, लेकिन कोई अगर नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, लाइक कोई बाढ़ आ गया, मतलब कि भूकंप आ गया और वो चीज खराब हो गई या खो गई बैंक से, कुछ भी एक्सवाइजेड हो गया, उस सिचुएशन में आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर लॉकर में कोई चीज रखी है और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो उस चीज को आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज सेफ कस्टडी में रखी है तो उस चीज का होता है इंश्योरेंस, ठीक है। पता आपको बैंक को बताना पड़ता है कि आप सेफ कस्टडी में क्या रख रहे हो, उसका इंश्योरेंस होता है। और जब सेफ कस्टडी में कोई चीज हो और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या कोई भी एक्सवाइजेड इंसिडेंट्स में वो चीज खराब हो जाए, तो उस चीज का क्लेम आप बैंक से मांग सकते हो अगर आपने वो सेफ कस्टडी में रखवाई है। और सेफ कस्टडी में जब हम कोई चीज रखवाते हैं तो हमेशा बैंक होगा उसमें बेली यानी कि भंडारी, मतलब उसने भंडार स्टोर किया अपने पास, और कस्टमर होगा बेलर यानी कि जमा करता। और अगर अनदर रिलेशन आ जाता है जब बैंक हमारे लिए, मतलब सपोज मेरे को किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है तो कलेक्शन ऑफ चेक कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कर रहा है, या फिर मतलब कि बिजली के बिल पे कर रहा है, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम के बिल पे कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक हमेशा एजेंट होता है और कस्टमर हमेशा प्रिंसिपल होता है यानी कि प्रधान होता है, ठीक है। टीडी एमटी टीटी इसमें भी सेम होगा, देनदार और क्रेडिटर करके होगा। ड्राफ्ट का भुगतान में न्यासी और लाभार्थी आता है। जब कोई डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में बैंक हमेशा ट्रस्टी होगा और लाभार्थी। लेकिन जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, वो ऐसे पूछा जाएगा, सपोज रवि ने एसबीआई बैंक के अंदर एक डिमांड ड्राफ्ट दिया, उस डिमांड ड्राफ्ट में वो कुछ गलती हुई, वो साइन करना भूल गया, लेकिन बैंक ने उसको चेक नहीं किया और उस डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट आगे करवा दी। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि बैंक की गलती है तो बैंक ट्रस्टी होगा और कस्टमर हमेशा बेनिफिशियरी होता है यानी कि लाभार्थी होता है। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीधा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड दे देता है आपको, तो जब भी कोई आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हो बैंक को, तो उस सिचुएशन के अंदर बैंक हमेशा एजेंट होगा और कस्टमर हमेशा प्रिंसिपल होगा। तो ये जो बेसिक रिलेशन जो मैंने हाईलाइटेड आपको समझाए, ये आपको याद करके जाना है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आ जाते हैं हम अकाउंट्स के ऊपर। बैंक के अंदर कितने तरीके के अकाउंट हम खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल अकाउंट एक इंडिविजुअल खुलवा सकता है, सेविंग या अकाउंट जो होता है, बचत खाता जिसको बोलते हैं, जिसमें हम अपने महीने की या दिन की या सालाना इनकम को सेव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। ये मेरे या आप जैसे लोगों के लिए नहीं होता है, ये होता है कंपनीज के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कंपनी के नाम पे ये अकाउंट खुलवाती है। फर्क ये होता है कि सेविंग अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन लिमिटेड करते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे महीने की, मतलब दिन की आप 4 एटीएम ट्रांजेक्शन कर सकते हो या महीने की 4 कर सकते हो, उसके बाद आपका फाइन लगना शुरू हो जाता है, मतलब एक अमाउंट लेना शुरू कर देता है वो।
या उसके अलावा एक विड्रॉल की उसके अंदर लिमिट होती है कि आप महीने में कितना निकाल सकते हो। करेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो करेंट अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि जितना मर्जी पैसा डाला जा सकता है और जितना मर्जी पैसा निकाला जाता है, ये क्योंकि कंपनी के नाम पे है। एक ओवरड्राफ्ट होता है जो आपको करंट अकाउंट पे मिलता है। एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन होता है। सपोज आपने कोई चेक लगाया 1 लाख का करंट अकाउंट के बेस पे, लेकिन आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, 80-90 हजार रुपया पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस बैंक के अगर पुराने कस्टमर हो और बदले में कोई फिक्स डिपॉजिट या समथिंग एल्स कुछ भी इंपॉर्टेंट आपका बैंक के पास है या नहीं भी है, लेकिन अगर आप विंटेज कस्टमर हो तो आप रिटर्न पे एक एप्लीकेशन देके एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक से ले सकते हो। इसमें क्या होगा, बैंक क्या करेगा, वो चेक क्लियर कराने के लिए जितना रिमेनिंग अमाउंट आपका नहीं होगा अकाउंट के अंदर, उतना पैसा डाल के आपका चेक क्लियर करवा देगा। और चेक क्लियर होने के बाद जो भी 10 दिन 15 दिन या हफ्ते में जितने भी टाइम में आप, जितने भी टाइम इन द सेंस शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि हफ्ते 10 दिन या 15-20 दिन में आपको पैसा देना होता है, क्योंकि उस पर डेली का इंटरेस्ट लगता है। तो वो पैसा आप बदले में उधार लेके बाद में जमा करा सकते हो अपने बैंक के पास, अपने अकाउंट में डाल सकते हो, बैंक वहां से भी काट लेगा उस पैसे को। इसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ये सिर्फ करंट अकाउंट पे मिलता है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। एफडी की मैं आपसे ये पूछ सकता है कि मतलब आप कितने टाइम के लिए करा सकते हो। तो जनरली जो एफडी आप करा सकते हो वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए करा सकते हो। आरडी भी आप मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 120 महीने यानी कि 10 साल के लिए करा सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपको सारा पैसा एक ही बार देना है, एक टाइम के लिए वो लॉक हो जाएगा आपका फंड। और आरडी में क्या होता है कि हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पे देना होता है, उसको आरडी कहते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आरडी में थोड़ा थोड़ा देना है, एफडी में आपको एक साथ सारा देना है। उसके अलावा बात करूं जॉइंट अकाउंट की, तो कई बार 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो वो जॉइंट अकाउंट की ये 4 कंडीशंस होती है जिसके बेस पर अकाउंट खोला जाता है। आइदर और सर्वाइवर, यानी कि 2 लोगों ने खोला तो आइदर सर्वाइवर कैटेगरी में दोनों में से कोई भी चला सकते हैं, या जो लास्ट सर्वाइवर बचा होता है जिंदा वो चला सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर में ये होता है जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा पहले वो चलाएगा, और उसके मरने के बाद ही दूसरा जो जिंदा व्यक्ति है वो चला सकता है। तीसरा होता है बोथ ज्वाइंटली या सर्वाइवर। कई बार क्या होता है कि 2 लोग जब अकाउंट खुलवाते हैं तो वो किसी एक को परमिशन नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं वो बोथ ज्वाइंटली या सर्वाइवर की कंडीशन को लेते हैं। मतलब जब दोनों प्रेजेंट होंगे और दोनों के साइन होंगे चेक पे तभी वो चेक रिम्बर्स होगा, अदरवाइज जो जिंदा बचा होगा उसके नाम पे होगा। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी आती है एनी टू ज्वाइंटली और लास्ट सर्वाइवर। इस सिचुएशन में क्या होता है, एनी टू ज्वाइंटली में मतलब सपोज 3 से 4 लोगों ने अकाउंट खुलवाया, तो वो 4 में से किन्हीं 2 लोगों का एटलीस्ट होना साइन, किन्हीं 2 लोगों के साइन एटलीस्ट होना वहां पे बहुत जरूरी, कि 2 लोगों के साइन होंगे तो उस बेस पे क्या होता है वो चेक क्लियर हो सकता है एनी टू या ज्वाइंटली, एनी टू ज्वाइंटली या लास्ट सर्वाइवर एनी कैटेगरी में। बाकी इलिटरेट पर्सन की अगर बात करूं, अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है बट विदाउट चेकबुक, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसका जब भी मतलब वो पैसे निकालेगा तो उसका थंब इम्प्रेशन जो है वो वेरीफाई होता है। और जब भी कोई मतलब अगर उसको कोई फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब उसको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी होते रहते हैं बैंक में, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि फर्दर फ्यूचर में अच्छे से इंप्रूव करने के लिए अपनी सर्विसेज को। ब्लाइंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ब्लाइंड पर्सन यानी कि अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति कोई भी अकाउंट खोल सकता है। ठीक है। लेकिन जब भी वो कैश रिसीव करने जा रहा है या कोई पेमेंट है तो वहां पे किसी विटनेस का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ब्लाइंड है। बस ये, बाकी अकाउंट वो कोई भी खोल सकता है, सेविंग भी खोल सकता है और फिक्स डिपॉजिट आरडी कुछ भी हो सकता है। माइनर अकाउंट की बात करूं तो माइनर अकाउंट में सेविंग एफडी आरडी अकाउंट सब ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन एक एज होती है 10 साल। 10 साल या 10 साल की उम्र के बाद एक बच्चा कंप्लीट केवाईसी होने के बाद अपना सेविंग एफडी या आरडी करवा सकता है। लेकिन उसको मतलब अगर वो एफडी या आरडी करा रहा है तो वहां पे उसको पर्टिकुलर इनकम प्रूफ दिखाना होता है जो कि उसके पेरेंट्स का होता है। बट सेविंग अकाउंट में क्या होता है, वो पेरेंट्स को नॉमिनी बना सकता है बट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है अपने अकाउंट को। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो डीआरए में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना एक दो क्वेश्चन इसके अंदर आता ही है। तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।